गुड इवनिंग। क्या बातें चल रही हैं तुम्हारी? और जो है ऑर्डर स्टोरी 399 की, अगर प्लेट का चार्ज उसमें गौरव बोलो। एडिशनल कॉस्ट में 14 और उसमें से माइनस करके मैम वो गलती से हाथ खड़ा हो गया। हाँ गौरव बोलो, क्या कह रहे थे? नो मैम वो गलती से हैंड रेज हो गया। तुम कुछ पूछ भी रहे थे ना? तुमने शायद ग्रेड 12 पे कुछ डाला था क्वेरी और फिर तुमने तुरंत डिलीट कर दिया। देख नहीं पाई थी मैं। मैम मैं उसका हाँ। आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन उसका आंसर मेरे को समझ में आ गया था कैसे आया। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं मैम मतलब सॉल्यूशन तो था उसमें, मैं हाँ। पीडीएफ में से पढ़ रहा था, तो बाद में नोटिस करा कि कहाँ पे जो डाउट था वो क्लियर हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे। आज इतने कम गुड इवनिंग मैम। हेलो, बार बार पता नहीं एंड हो जा रही है कॉल। अब इससे पहले कौन सी क्लास थी तुम्हारी? किस सब्जेक्ट की क्लास थी? मैम मैथ। हाँ, मैथ्स। कितने स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में? मैम 20 के अराउंड। इसमें तो 20 ही हैं। अच्छा, आज 16 होते हैं। अच्छा, हिमाचल वाले ट्रेवलिंग कर रहे होंगे ना? अच्छा। यस मैम, हम तो बूट कैंप पे है ना, इसीलिए। राहुल, तुम नहीं गए? मैम मैं बूट कैंप में ही हूँ। अच्छा, तुम पहुंच गए। मैम मैं तो 2 बजे का पहुंचा हूँ। अच्छा, ठीक है, डिनर कर लिया? यस मैम। सही है। कौन कौन बच्चे आ गए अभी वहां पे? मैम लड़कों में तो आदर्श आ गया, नैतिक है, प्रिंस खोजान है और M01 से एक लड़का है। बाकी जो ये प्रिंस खुजान और ये आदर्श वगैरह हैं, ये क्लास क्यों नहीं लगा रहे हैं फिर? ये क्या कर रहे हैं मैम ये? ये तो अभी 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 पहुंचा मैम, ये आदर्श और प्रिंस तो अभी आए। अच्छा मैम ये दूर के थे ना। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ओके। तो अभी 17 ही बच्चे हैं और मैं 3 बच्चे और कम है इसमें। दिल्ली वाले देख लेते हैं। अब्दुल्ला है, आरुष है। आरुष तो हिमाचल का गया नहीं। आर्यन है, धनंजय, गौरव। गर्व कहाँ है? गौरव का भाई गर्व नहीं है। और राहुल, ऋषि, सक्षम, समीर है, समृद्धिका है, संदीप है, शाजिया, सिमरन, सुमित। ठीक है, गर्व नहीं है ना? गर्व को बुलाया जाए। किसने बताया? आर्यन, किसने मैम बताया? आशीष सर। मैम आशीष सर ने। हाँ, मैं आ रही हूँ टेस्ट में। तुम लोग स्ट्रिक्टली लेंगे ना टेस्ट, इस वजह से हम टीचर्स को डाउट रहता है। मेजर टेस्ट में तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते हो। मैम सिर्फ मेजर टेस्ट का क्यों? मेजर टेस्ट इन दिल्ली वालों का ऑफलाइन होता है, बाकी ये सब घर बैठ के देते हैं। नहीं मैम, डाउट क्यों होता है मेजर टेस्ट का, बाकियों का क्यों नहीं होता?
और ये बोल सकते हैं बाकियों का भी होता है, बट इसमें वो है ना, ये ऑफलाइन में जाते हैं तो उनके नंबर ऑफलाइन में भी ज्यादा अच्छे आते हैं, इस वजह से। मैम नेगेटिव ज्यादा नहीं करते ना वहाँ ये। हम्म। एक मेन रीजन ये भी है कि तुम लोगों से मिलके थोड़ा सा पता लगेगा तुम लोगों को क्या स्ट्रगल हो रहा है पढ़ाई में, क्या दिक्कत आ रही है। आगे पढ़ाने का तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो कुछ फायदा है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो है ही नहीं यहाँ पे। करेक्ट। तो डाउट्स अगर हैं किसी को तो डाउट्स ले सकते हो अपने अपने। EMI के क्वेश्चन करा दो। हाँ, तो डाउट शेयर करो पहले अपने अपने, करा दूंगी क्वेश्चंस तो। डाउट्स भेजो, चलो। पढ़ रहे हो ना तुम लोग? अगर तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो मेजर टेस्ट की और तुम्हें डाउट ही नहीं आ रहे तो फिर कैसी पढ़ाई कर रहे हो तुम? पलक, पहुंच गए आप बूट कैंप में? यस मैम। बढ़िया है। रूम वगैरह लॉट हो गए? पलक? मैम ये तो सबसे पहले आई है। अच्छा, अलग कैसे कैसे रुक रहे हो तुम लोग? कहाँ पे है गर्ल्स और बॉयज का? एक ही होटल है? मैम अलग अलग है। होटल्स तो अलग अलग होंगे ना? मैम क्लासेस एक जगह लगेंगी पर होटल अलग अलग है। हाँ, क्लासेस तो एक ही जगह लगेंगी, करेक्ट। अब पूछा आपने। ठीक है, क्लासेस कहाँ लगेंगी? और मैम ये साथ में ही है, हॉल टाइप। तुम्हारे वाले वहां पे है, मैं इसको बताऊंगा भाई। यस मैम। बॉयज वाले में? ठीक है, मैं रोज को बता तो दिया था। गॉट इट। मेरे से पूछा नहीं। पूछो भाई डाउट। मैम मैं भेजता हूँ 1 मिनट। मैम एक कैपेसिटर वाला है, चैप्टर है? मेरा हुआ कहाँ है? कैपेसिटर वाला, हाँ कैपेसिटेंस भेजो, का। हाँ क्वेश्चंस भेजो, भेजो भेजो। जल्दी छोड़ दूंगी तुम्हें। सिमरन ने भेजा है शायद कुछ। हेलो। ठीक है, और सिमरन ने ऑप्टिक्स से कुछ भेजा है डाउट। हाँ हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ जो आपने मेरे को ये एलोकेट तो करे हुए हैं राइट। मैम इस क्वेश्चन में वी नहीं निकल रहा था मैम। हाँ In the figure, an object is placed at a distance 25 centimeter from the surface of the convex mirror. Okay, a plane mirror is set so that the image formed by the two mirrors lie 837 हाँ adjacent to each other. हाँ In the same plane, the plane mirror is placed at a 20 centimeter from the object. What is the radius of curvature of the convex mirror? तो इसमें ये है कि जो तुम्हारा मिरर इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की, तो देखो, और जो तुम्हारा, मेरी बात सुनो सिमरन, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि मिरर और कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेंगी? एक साथ एडजेसेंट बनेंगी, है ना? टू मिरर्स लाई एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी सेम प्लेन, सेम जगह ही बनेंगी ना। तो जहां तुम्हारे ऑब्जेक्ट की, जहां तुम्हारा प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड बनाएगा ना, तो वहीं पर तुम्हारे इस कन्वेक्स मिरर की क्या बनेगी इमेज? कौन सा है ये? कन्वेक्स मिरर की इमेज भी वहीं बनेगी ना, 20 सेंटीमीटर की। मैम एक बार रिपीट कर दो, कट हो गई थी क्लास। अच्छा, मैं कह रही हूँ, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम्हारे प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज और कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज दोनों एक साथ बनेंगी, एडजेसेंट, है ना? यस मैम। इसका मतलब प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ बनाएगा? बिहाइंड, 20 सेंटीमीटर पीछे। यस मैम। तो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर भी उतने ही पीछे बनाएगा, क्योंकि इमेज को क्या करना है? कोइंसाइड करना है, सेम बननी है ना? तो इसका वी तो तुम्हारे पास है ही, कन्वेक्स मिरर का वी है, यू है, कन्वेक्स मिरर का वी और यू तो है ही। आपको आर निकालना है, यानी फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ से आर आ जाएगा, ओके मैम। है ना? समझ में आया?
यस मैम। इससे ट्राई कर लेना। सुमित ने क्या भेजा है? एन इलेक्ट्रिक L is placed at the origin and carries current 10 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक क्या है? ये इलेक्ट्रिक के बाद कुछ है ही नहीं। एक लेंथ 1 सेंटीमीटर की है जो एक्स एक्सिस में रखी गई है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। अच्छी का इलेक्ट्रिकल वायर होगी ये। along x axis, find the magnitude and direction of electric field due to element on y axis at a distance। इसमें तो वो उस वाली वायर का फॉर्मूला लगा दो ना। अगर हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है सुमित, करंट Yes, ma'am. कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2πr। उससे नहीं हो रहा क्या ये? मैम उसमें तो फिर साइन थीटा भी इन्वॉल्व हो जाएगा ना। अरे लॉन्ग वायर कितनी है? डेल्टा L 1 सेंटीमीटर है ना, ओरिजिन पे रखी है, इसका करंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। मैं उसमें ये दिक्कत आ रही है कि वो जो लेंथ है वो बहुत कम है, तो पॉइंट में है कि लेंथ में है, क्योंकि एंगल भी बहुत वैसा होगा। देखो लेंथ बहुत स्मॉल हो गई और पूछ कब रहा है डिस्टेंस 0.5 मीटर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से ऑन द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 फ्रॉम इट। हाँ तो ये लेंथ छोटी हो गई बहुत एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस r। वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 0 कितना मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बनेगा? 0.001 है ना, 0.01। तो एज कंपेयर टू 0.5 मीटर स्मॉल तो है ये डिस्टेंस लेंथ। is that placed at origin and carry current along the x-axis, find the line। तो इसमें दिक्कत किसकी आ रही है? साइन थीटा की। साइन थीटा क्यों लेना? डायरेक्ट टेबल लगा के देखो। तो ये है तो एलिमेंट, तो एक सेकेंड ये ना इसमें वो लगा लो। कौन सा लॉ होता है वो तुम्हारा सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ एलिमेंट के लिए। ये एलिमेंट वाला इसमें ये लगेगा μ0I/dl है ना, μ0I/dl अपॉन 4πr²। इस ये बायोट-सावर्ट लॉ से होगा सुमित। कहाँ गया सुमित? हाँ ना। Yes, ma'am. हाँ ये बायोट-सावर्ट लॉ से करो, क्योंकि ये एलिमेंट है ना, तो हम एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसी से निकालेंगे। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ से होगा, ये लीनियर चार्ट से नहीं बनेगा। ठीक है, बायोट-सावर्ट से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना अब तो? ठीक है मैम। हो जाएगा ना अब तो? यस मैम। हाँ अब तो आराम से हो जाएगा। बायोट-सावर्ट से करना है इसको। और पीर बख्श ने भेजा है। पीर बख्श ने क्या इसमें क्या? सीरीज पैरेलल में दिक्कत आ रही है, किसको ले हम सीरीज पैरेलल में? फर्स्ट वाले को किस में लोगे बताओ? इसमें तुम्हारे पास 3 है ना, K1 K2 K3। तो इसमें बीच का पोटेंशियल देखो, जो फर्स्ट वाला है ये तो सीरीज में हो जाएगा, पहला वाला तो सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। सेकंड पैरेलल, फर्स्ट वन इज इन सीरीज। कैसे पता चलेगा ये पीवक्ष? नहीं समझ आया? नो मैम। देखो जो तुम्हारा पहला है उसमें तुम्हारे पास जो कैपेसिटर्स की प्लेट बन रही है C1 C2 C3, इन तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग है ना, देखो है ना, तीनों प्लेट के पास पोटेंशियल अलग अलग है। तो अलग अलग पोटेंशियल मतलब सबका पोटेंशियल अलग। तो सीरीज में जो सेकंड वाला है वो देखो, उनकी जो प्लेट्स हैं अलग अलग वाली, वो तो 2 ही प्लेट है ना, बीच में आपने उनको चैम्बर बना दिया। लेकिन जो कैपेसिटर बनाने में जो प्लेट यूज हो रही है वो तो 2 ही प्लेट है, तो यानी हर कैपेसिटर में उन्हीं प्लेट्स का पोटेंशियल यूज हुआ है। बात समझ आ रही है? तो थर्ड वाला किसमें रहेगा? तो थर्ड वाला सेकंड वाला इज इन पैरेलल।
ओके मैम। हाँ, प्लेट से देख लिया करो, प्लेट का पोटेंशियल कि हर प्लेट सेम है अलग अलग है, उससे पता चलेगा बस। ठीक है, ओके मैम। आगे और कुछ? फूल है कहाँ? शाजिया ने भी भेजा है। शाजिया ये मत करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का है। ये 25 क्वेश्चन इज फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कब का है ये क्वेश्चन? 2024 का कि 25? 24 का तो, 25 का तो नहीं होगा डैम श्योर, 25 में हट गया था पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर अभी भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। इसने भेजा है। सर्किट देखो, एक प्रिंस राठौर ने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे, ठीक है, सब एक बार चेक भी कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है? समीर ने भी भेज दिया। A circuit shown consists of two resistors R1 and R2 of equal and fixed values. एक सर्किट है जिसका consist two resistance R1 and R2 of equal and fixed values. A variable resistance R, एक कैपेसिटर R1 और R2 कहाँ है फिर इसमें? ये फिक्स्ड है, ठीक है। एक R वेरिएबल कैपेसिटर, capacitance and an alternating voltage source. If variable resistance is made to vary over a wide range, how does its peak voltage between the terminal A and B changes? If a variable resistance is made to vary over a wide range, बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं, तो peak voltage, how does the peak voltage between terminal A and B changes? Peak voltage, देखो एक बात सुनो, R1 और R2 और कैपेसिटर और ये R, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। पैरेलल में मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल रहने वाला है वो सिमिलर ही रहने वाला है, ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है। The variable resistance is made to vary over by resistor। अगर हम R का कैपेसिटर AC है, यानी ये RC सर्किट बना, ठीक है। मैम R1 R2 पैरेलल में? R1 R2 नहीं, R1 R2 के साथ CR पैरेलल में है ना, RC सर्किट उसके साथ पैरेलल में है, तो इन मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहने वाला है। अब ये कह रहा है हाउ डज द पीक वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी चेंज। और हमारा पीक वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है भाई? दोनों के अक्रॉस पीक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? आई नॉट इंटू, आ जाओ एक बार इसको एक बार करके देखना पड़ेगा, है ना, एक बार करके देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं एक बार करते हैं स्क्रीन शेयर। प्रिंस का क्वेश्चन एक बार पढ़ पा रहे हो क्या तुम सब लोग? यस मैम। हाँ, R1 और ये R2, ठीक है, कैपेसिटर C और ये तुम्हारा R है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है। अगर RC तो सीरीज में ही है, RC सर्किट तो सीरीज में ही है, मतलब इनके अक्रॉस जाने वाला करंट तो I नॉट सेम रहेगा, और मैं C के अक्रॉस अगर पीक वोल्टेज लिखती हूँ V नॉट C, तो वो किसके बराबर आएगा? I नॉट इंटू XC, करेक्ट बात, ठीक है। और अगर मैं R के अक्रॉस पीक वोल्टेज लिखती हूँ V नॉट R, वो किसके बराबर आएगा? I नॉट इंटू R के, है, बोलो यही आएगा। अब अगर R को अगर बढ़ा, अब ये देखो, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल में मान लेती हूँ V नॉट है,
बेटा इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी पोटेंशियल इतना ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में है मेरे पास, और ये इनके अक्रॉस पीक वोल्टेज है। R1 के अक्रॉस जो रहेगा वो उसमें तो चेंज होगा नहीं, कैपेसिटर में भी नहीं होगा, तो ए और बी में तो अनचेंज होना चाहिए, रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रिंस, मैम आंसर नहीं पता था मुझे। ये क्या बात हुई, आंसर नहीं पता? देखो ए और बी के अक्रॉस तो पीक वोल्टेज में मुझे तो लगता नहीं चेंज आएगा। सर्किट का आई नॉट किस, एक सेकेंड एक बार ये देख लेते हैं, सर्किट का टोटल आई नॉट किस पे डिपेंड करेगा, राइट? आई पूरे सर्किट का आई नॉट किस पे डिपेंड करेगा, वी नॉट अपॉन जेड पे, जो मेरी पीक वोल्टेज रहेगी। और यहाँ पे मेरा ये जेड किसके बराबर हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। अगर हम आर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो यानी मेरा जेड बढ़ेगा, जिसकी वजह से आई नॉट यहाँ कम होगा। बट ये पीक वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछ रहा है? बट करंट तो दोनों में सेम रहेगा बिकॉज सीरीज में है, करंट सेम है, तो बी के पास वही वोल्टेज रहेगी जो पहले थी। बी के पास वही वोल्टेज रहेगी जो पहले थी। अगर सर्किट के करंट की बात करें तो सर्किट का करंट चेंज हो सकता है, क्योंकि सर्किट के पास वोल्टेज आरसी सर्किट के अक्रॉस चेंज हो सकती है कितना, जेड मेरा कम हुआ है तो इसका मेरे हिसाब से तो अनचेंज होना चाहिए, एक बार देख लेना है ना आंसर। बोलो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बाकी के बच्चे? हेलो हेलो हेलो, हाँ पर हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, एक और स्टूडेंट का आंसर ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, या एक काम करते हैं, ऐसे इसको ऐसे मान के देख लेते हैं कि पहले अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि कैपेसिटर वेरी कर सकते हैं ना हम इसकी रेजिस्टेंस को, हाँ मैं कर दूंगा। आर को वेरी कर सकते हैं। पहले अगर आर को अगर 0 लेके चलते हैं तो ये कैसे बिहेव करता है, एज अ ओनली कैपेसिटर, सिर्फ एज अ कैपेसिटर बिहेव, मतलब सिर्फ कैपेसिटर बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस 0 है। और एसी सर्किट के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? इसमें ए एंड बी के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल रहेगी मैं आशीष से जो करा R2 हुआ था, के ये अक्रॉस सेकंड थी, में है? जो सबमिटेड कर रहा होगा वो कर देगा। एक मिनट, हाँ एक सेकंड बस, एक सेकंड। सेम इक्वल्स टू R1 equals अरे to the टेंशन making नहीं the ले रहे voltage तुम। across A and B equals to the if R increase the impedance of the, इसका Z वही तो मैं कह रही हूँ, इसका Z अगर बढ़ता रहेगा तो मेरा करंट सर्किट में कम होना चाहिए ना। R को अगर बहुत कैपेसिटर रिएक्टेंस है ऊपर सर्किट क्या होना चाहिए? A and B is first decrease,
मैम इसका आंसर आप क्या बता रहे हो? सेकेंड क्या कह रहे हो? देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर तुम्हें रेजिस्टर को वेरिएबल दिया हुआ है ना, रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हो जो कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। अगर मान लो पहले इनिशियली हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर के पास जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 0 है ना, इस रेज की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये हम मान लेते हैं। और अगर आर की वैल्यू 0 है तो सिर्फ कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैपेसिटर एसी सर्किट के लिए कैसे बिहेव करेगा कि इनको ब्लॉक कर सकता है ना। तो यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वही वोल्टेज रहेगी जो यहाँ पर R1 के अक्रॉस है। और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाती हूँ, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसका इम्पिडेंस बढ़ेगा। अगर इसका इम्पिडेंस बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कम होगी। अगर करंट कम होगा तो तुम्हारा V0 की वैल्यू क्या होने लगेगी, यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, तो यानी अगर मैं 0 से R की तरफ लेके जाती हूँ तो अभी मेरा जो कैपेसिटर आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसमें इम्पिडेंस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सर्किट का करंट कम हुआ। तो यहाँ पर मेरे पास अक्रॉस ए एंड बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने आर को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, यानी उसने बोला है कि वाइड रेंज तक, तो लास्ट अपनी रेंज इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर देंगे तो अब क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट से करंट जाएगा क्या? नो मैम, नहीं जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट जाएगा ही नहीं। तो यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो फिर से दोबारा वही वोल्टेज होगी जो R1 के अक्रॉस है, क्योंकि पैरेलल में है कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किसके बराबर होगी, R1 के अक्रॉस, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल ना। तो यानी पहले तो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा R इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा उसके बाद क्या होना स्टार्ट कर देगी, फिर से वोल्टेज, सॉरी तुम्हारा ये पीक वोल्टेज का डिफरेंस फिर से कम होना स्टार्ट कर देगा। तो यानी यहाँ पर एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि पहले तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज डिक्रीज होगा और उसके फिर क्या होने लगेगा, बाद में इंक्रीज होने लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ठीक है, ये है। मैम इसका तो डी ऑप्शन है, मैंने चेक करा है। डी है, यस मैम। रिमेन्स अनचेंज, पक्का? अगर रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं हो सकता है इसका बेटा, रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं है इसका, remains unchanged. Question: how does the peak voltage between the terminals A and B change? देखो remains unchanged भी वैसे लग रहा है मेरे को, ये भी हो सकता है, स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, बट इसमें वो तब होगा कि अगर मैं इस फैक्टर को ना लूं, I0 वाले फैक्टर को, और अगर मैं I0 वाले फैक्टर को लूंगी तो फिर ए ऑप्शन ठीक जा रहा है। क्या आंसर है इसका प्रिंस? प्रिंस बताएगा इसका आंसर। मैम फोर्थ ही है। मैम इसका तो बी आ रहा है। बी आ रहा है? यस मैम। सारे ही हैं इसके, मतलब सारे ठीक है फिर हैं। A circuit consists, एक सेकंड रुको, two resistance of equal and fixed value voltage source. The variable resistance is made to vary. How does the peak voltage between the terminals A and B change? How does the peak voltage? R1 और R2 में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कैपेसिटर के अक्रॉस के नहीं बेटा, देखो डी नहीं हो सकता, सुनो मेरी बात, डी नहीं है, डी गलत दिया हुआ है। देखो डी क्यों नहीं हो सकता, मेरी बात देखो यहाँ पे। अगर मेरे पास ये
इस तरीके से है R1 एंड ये अगेन R2, ठीक है। यहाँ मेरे पास अभी हम मान के चल रहे हैं सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? क्या लगा हुआ है? सिर्फ एक कैपेसिटर। इनिशियली मैं R की वैल्यू क्या मान के चल रही हूँ जो वेरिएबल है, बताओ? 0 मान लेते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो अभी कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल है भाई? पूरा V पोटेंशियल रहा होगा। मेरी बात बताओ बेटा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। बात समझ में आई? अब एक मान लेते हैं कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मैं भी मानती हूँ 3 वोल्ट है। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। C के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? C के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? पूरा 5 वोल्ट आएगा, पैरेलल में है भाई। R1 और R2 का टोटल पोटेंशियल मिला के 5 वोल्ट है, यानी पैरेलल में है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पूरा 5 वोल्ट रहेगा, पैरेलल। बात समझ में आई? कब? जब R कितना था? 0 था। तो अभी हमने देखा कि इसके पास जो पोटेंशियल है यहाँ पर अभी 5 वोल्ट आ रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, और A और B का मिला के कितना आया? अगर पीक वोल्टेज का डिफरेंस निकालना चाहते हो, VA माइनस VB, कितना आ रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है। VA माइनस VB का पोटेंशियल 2 वोल्ट आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर का अभी पोटेंशियल पूरा R1 और R2 के मिला के है। अब मैं क्या करती हूँ, केस सेकेंड क्या करा? R1 और ये लिया R2। मेरी बात समझ में आई? दोबारा देखो अब यहाँ पे ये एक कैपेसिटर है। अब यहाँ पे मैंने R की कोई भी वैल्यू ले ली, यार कोई भी वैल्यू का हो सकता है। मैम R को 2 इन्फिनिटी, ओम, अभी इन्फिनिटी थर्ड केस में लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर R की कोई भी वैल्यू ली, सपोज 10 ओम, 30 ओम, मतलब फाइनाइट वैल्यू है। ओके, दिस पॉइंट इज A, जिसका पोटेंशियल कितना था? यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 वोल्ट ही मान रही हूँ, यानी A का पोटेंशियल 3 वोल्ट मान रहे हैं। अब मेरे को बताओ, अब जो RC का पोटेंशियल जो टोटल 5 वोल्ट है वो बटेगा ना। RC का जो पोटेंशियल जो 5 वोल्ट है, अब वो R और C के बीच में बटाना, तो यानी इनका डिफरेंस अब रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आई? 2 वोल्ट तो नहीं होगा, कुछ तो कम होगा। सुनो, मेरी बात समझ में आ रही है? जितना R की वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना पोटेंशियल B का कम होता जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस और भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज, है ना। A और B का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ। अब मान लो अब R को आप क्या ले लेते हो? फाइनली इन्फिनिटी। अगर अब R इन्फिनिटी ले लिया, मतलब सर्किट में फिर से करंट नहीं जाएगा, तो यानी फिर से इन्फिनिटी पे वो पहला वाला केस पहुंच गया जिसमें करंट नहीं जा रहा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल फिर से किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे R1 और R2 के बराबर। यानी फिर से तुम्हारा पोटेंशियल क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा, है ना। इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। बताओ, अब समझ आया? कुछ पल्ले पड़ा? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? पहले में सिर्फ कैपेसिटर था, तो बेटा वो कैपेसिटर R1 और R2 का पोटेंशियल मिला के ले रहा था। अगर C के साथ R लगा दोगे तो वही पोटेंशियल दोनों में बटेगा ना। बात समझ में आई? वो पोटेंशियल दोनों में बटा, तो यानी कैपेसिटर के अक्रॉस अब पूरा 5 नहीं रहेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला गया। बाद में जब R टुवर्ड्स इन्फिनिटी बढ़ेगा तो उसके बाद सर्किट में करंट ही नहीं बचेगा। करंट नहीं बचेगा तो मतलब कैपेसिटर सारा कैपेसिटर का पोटेंशियल फिर से दोबारा वही हो जाएगा जो इनिशियल था R1 और R2 के अक्रॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। डी नहीं होगा, करंट का फैक्टर लेना पड़ेगा इसमें। ए ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीर ने भेजा है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। अगेन समीर, पोटेंशियोमीटर नहीं करना। और वैसे ये वाला तो पोटेंशियोमीटर का नहीं है, इसमें तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। आर को आधा आधा मान लो। आरपी वाला ये तो मैंने क्लास में भी कराया हुआ कई बार। समीर का क्वेश्चन देखो। समीर, इसको ऐसे कर लो ना, ये 0.5 ओम, ये 0.5 ओम, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर तुम्हें क्या मिल रहा है? नल पॉइंट। तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर रहा होगा, यानी AA। इसका पोटेंशियल वही हो जाएगा जो बैटरी का है, 0.9। तो इसका भी 0.9 वोल्ट, इसका भी 0.9 वोल्ट,
इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट पे मान लो। तो 0.5 और 2 किस में हो गए, ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। समीर इनको पैरेलल में कर देना, कितना होगा 2 और 0.5 का पैरेलल कर लो, पैरेलल में इन दोनों का पैरेलल फिर इसके साथ बना देना। सपोज आर आया और ये कितना आया यहाँ से 0.5, बात समझ आई, ये 0.9, तो V इक्वल्स टू आई आर कर देना, आर आ जाएगा, V 0.9 है अपॉन आर प्लस 0.5 इक्वल्स टू करंट, ठीक है। फिर उसके बाद धनंजय ने भेजा हुआ है सवाल। धनंजय का सवाल क्या कह रहा है, एक 300 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन फिगर इज इनिशियली चार्ज टू 16 वोल्ट, एक सेकेंड, 300 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चार्ज, ये एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, इस एलसी ऑसिलेशन का है ये, कहाँ से उठाया धनंजय ये क्वेश्चन। मैम एक टेस्ट के उसमें था, पीडीएफ में ग्रुप पे आई हुई थी, जो उसमें देख रहा था मैं, क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा था। This capacitor is initially charged to 16 volt. Capacitor and switches are both open. The maximum voltage in the charge is established by the proper closing and हाँ ये उसी का एलसी ऑसिलेशन का है, इसमें इसमें हाफ सीवी स्केयर वैसे हाफ एल आई स्केयर के बराबर करते हैं, ठीक है। एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है एलसी ऑसिलेशन में। By the proper closing and opening of the switch. ठीक है, बीच में इंडक्टर लगा हुआ है, ये एलसी ऑसिलेशन का है, इसको छोड़ दो, ये नहीं करना। ओके सिमरन, a long thin conducting wire carrying a uniform current, particle having mass and charge q is released at a distance a from the wire with the speed v naught. The particle get attracted to the wire due to the magnetic field. The particle turns around when it is at a distance v, the value of force. देखो सिमरन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जिसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है, एक चार्ज को रिलीज करते हैं एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द वायर, एक चार्ज q नॉट एट अ डिस्टेंस a जिसकी स्पीड v नॉट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड v नॉट दी हुई है, और द पार्टिकल गेट अट्रैक्टेड टू द वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहाँ, इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन्वर्ट हो गई, तो इस v नॉट पे फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, इधर की तरफ ही लग रहा है, देखो। यस मैम। F कैसे निकालोगे, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, V क्रॉस बी, V की तरफ उंगलियां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या रखते हो, पाम, हम क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन, तो ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है। द पार्टिकल टर्न्स अराउंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर, टर्न्स अराउंड द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू पूछिए कि जब पार्टिकल टर्न अराउंड होगा तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से, कौन क्या लगाओगे बताओ, कैसे कर सकते हो, ये तो आसान क्वेश्चन है। एवरीवन करो, ट्राई करो इसको करने का, इजी क्वेश्चन है ये तो। ट्राई इट, उस पे जाओ एक बार अपने ग्रेड 12th वाले ग्रुप पे, वहां पे क्वेश्चन है ये, करो ट्राई, ट्राई दो एक बार। कहाँ है, कहाँ है, जल्दी आ जा।
मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा इसमें। कर सकते हो क्या इसे? और किसका क्वेश्चन है? शाजिया का क्वेश्चन देख लेते हैं। Two circular loop of radii R1 and R2 are placed coaxially as shown in the figure. From the time period, the loop carry current I naught while loop 2 does not carry any current. Are placed coaxially, ठीक है. From the time period, the loop carries steady current. दो के पास कोई करंट नहीं है. Then loop 1 is disconnected from its power source and current carried by it decays to zero in an exponential manner. ठीक है. As a result of this, flux link with loop 2 decays, hence an induced current flows through the second loop. बिल्कुल ठीक है. Take R1 and R1 is greater. Consider only mutual induction effects between the coils. The total charge carried by the induced current in the loop 2. इसको म्यूचुअल इंडक्शन से कर सकते हो. तो ये क्या दिया हुआ है मेरे को ऐसे, एक तो ये लूप 1 दे दी और ये मेरे पास लूप सेकंड है, ये कोएक्सियली रखे हुए हैं. ठीक है. तो मेरे पास फाई किसके बराबर आता है यहाँ पे? एम आई के बराबर. और मैं डी फाई बाई डी टी करती हूँ तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को? एम डी आई बाई डी टी. और डी फाई बाई डी टी मेरा यहाँ से ई एम एफ आता है. करेक्ट. माइनस एम डी आई बाई डी टी. और ओके एम ओके एक सेकेंड. नो फाई इक्वल्स टू एम आई करंट डी आई बाई डी टी. तो अगर मेरा यहाँ से फ्लक्स का दो सर्किल ऑफ रेडियस कोएक्सियली प्लेस्ड, इफ लूप 1 कैरी स्टडी करंट आई नॉट, अगर ये कैरी आई नॉट और फाई मेरा किसके बराबर होगा? बी ए के बराबर. ठीक है. फ्लक्स मेरा बी ए के बराबर होगा. Does not the loop 1 is disconnected from its power source and the current carried by it decays to zero in an exponential manner में current carried by it decays to zero in of which तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह, इसमें कोएक्सियली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई. इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? अगर ये कितनी दूरी पे है? मान लेते हैं बी दूरी पे है. म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला होता है ना मेरे पास. एरिया लेंगे इस वाली कॉइल का जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? R2. इसका रेडियस दिया हुआ है R1. फाई R2 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये मेरा फाई आया.
ये मेरे पास रेडियस इसकी R1 है, तो R1 का स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है, करंट कैसे चेंज हो रहा है, करंट अपना एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। carried by it decays to zero in an exponential manner। तो करंट डिके का फॉर्मूला I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस करंट डिके। इसका फैक्टर तो नहीं दे रखा कि एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, decays to zero in an exponential manner as a result of which flux link decays and hence an induced current flows through the second loop। R1 को ज्यादा बड़ा ले लेते हैं and consider R काफी बड़ा है। Effect M between the coil, the total charge carried by the current is फ्लक्स ये आया है, इसका d∅dt निकालना पड़ेगा। ये भी नहीं दिया हुआ कि B कितनी दूरी पर है, जिसकी वजह से हम ये भी मान लें R is the resistance of the loop 2। अगर मैं कोइंसाइड ही मान लूं कि बहुत R2 बहुत छोटा है, तो इस केस में ये म्यू नॉट I R1 स्क्वायर, B को छोटा कर सकते हैं तो R1 की पावर यहाँ पर क्यूब हो जाएगी, तो ये मेरा बचेगा म्यू नॉट I। एक सेकेंड देखो यहाँ पे शाजिया फाई इक्वल्स टू MI होता है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ से हमें फाई BA से निकालना पड़ेगा, फाई इक्वल्स टू BA करके। तो जो फर्स्ट वाली जो तुम्हारी लूप है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर लगाया। अब ये कह रहा है कि R1 जो है वो काफी बड़ा है R2 से, तो मैं ऐसे मान सकती हूँ अगर ये काफी बड़ा होगा तो यानी R2 जस्ट इसके कहीं यहाँ आसपास ऐसे रखा होगा ना, इसके आसपास यहाँ पे, तो यानी ये B डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। यू कैन कंसिडर दिस B डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे अगर मैं इस यानी ये B है, ये बहुत छोटा हो गया, तो क्या बचा म्यू नॉट I R1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो R1 की पावर क्यूब, तो म्यू नॉट I बाई R, यही वैल्यू बची यहाँ पे, है ना। यस मैम। जो 2 भी होता है यहाँ पे 2R, तो ये मेरा यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर मेरे को d∅dt करना है, तो इसने बोला है कि जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, डिके टू एक्सपोनेंशियली। तो I यहाँ लिख दो इसको di/dt, ठीक है, करंट को, और यही मेरे किसके बराबर आ जाएगा, EMF के बराबर, और पाई R2 स्क्वायर मेरा चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये di/dt सारा एज इट इज रख दूं, तो ये मेरी बाकी फ्लक्स मैग्नेटिक M की वैल्यू आ गई म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1, ठीक है। ये M की वैल्यू है सारी, और ये क्या पूछ रहा है मेरे को आंसर में, दिस इज ऑल माई M और ठीक है। EMF किसके बराबर हो जाएगा, EMF किसके बराबर हो जाएगा भाई, V इक्वल्स टू IR, I इंटू रेजिस्टेंस, मान लेते हैं जो EMF करंट इंड्यूस हुआ है वो I है, और इसका रेजिस्टेंस R हमें दिया ही हुआ है, ठीक है, माइनस M DI, इस DT को यहाँ ले जाती हूँ, तो I DT क्या हो जाएगा मेरा, dq/dt इक्वल्स टू I, और I DT क्या हो जाएगा भाई, मेरा करंट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है, माइनस M DI। तो ये I DT चार्ज हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू R दे रखी है, ठीक है। मैं कंपेयर करूं तो di/dt हट ही जाएगा, और ये मेरा क्या आया यहाँ पे M की वैल्यू, चार्ज किसकी वैल्यू क्या आई, ये तो MI0/R आ रहा है। करंट कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना था I0
बाय आर। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से आंसर क्या आ रहा है शाजिया इसका? ए ऑप्शन सही लग रहा है। एक सेकेंड, 2 तो नहीं बचा मेरा, म्यू नॉट आई, पूरी वैल्यू किस में बच जाएगी? ठीक है, देखो कंपैरिजन करके किया है। अगर डी आई बाई डी टी को एज इट इज भी रख लेते हैं तो तुम्हारी यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू विच इज माइनस एम डी आई बाई डी टी, और ये वाला ईएमएफ जो हमने यहाँ से निकाला है, ये सारा फ्लक्स की वैल्यू होगी ना म्यू नॉट बाई 2r। आर की वैल्यू भी कौन सी है? ये R1 वाली, ये R2 स्क्वायर है। तो ये मेरा यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आया, इसको m रख दो। ईएमएफ की जो वैल्यू है वहां पे मैं IR लिख सकती हूँ, ये dt वहां पे मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा? चार्ज। रेजिस्टेंस R दिया ही हुआ है, ये सारी वैल्यू एज इट इज m की एज इट इज di, यानी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू उस करंट की कितनी होगी जो तुम्हारे फर्स्ट वाली उसमें दिया हुआ है। फर्स्ट वाली कॉइल में मैक्सिमम वैल्यू I नॉट है, तो I नॉट से वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होके हुआ ही कितना है? 0। I नॉट माइनस 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू I नॉट थी, 0 था, तो रेजिस्टेंस इसके अपॉन में आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से mi नॉट बाय r आ रही है। एक बार आंसर मैच कर लेना। समझ आया क्या किया है इसको? यस मैम। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, बाकी तो इजी था। थोड़ा सा सोच के तो करना था कि कितना फ्लक्स जनरेट होगा। तो फाई इक्वल्स टू बी ए और फाई इक्वल्स टू एम आई, इन दोनों को एक बार मैच करके तब आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे राहुल का क्वेश्चन देख लेते हैं, राहुल ने क्या भेजा है। एक सेकेंड, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। राहुल का क्वेश्चन है ईएमआई से रिलेटेड है ना, ये भी हमारे पास अगर एक कॉइल दे रखी है और ये इस तरीके से कॉइल कनेक्टेड है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। मैं ये 3 हटा ही दे रही हूँ यहाँ से, इस 3 का कोई काम नहीं होगा। ठीक है राहुल, ये 1 है और ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 यहाँ लग जाएगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बीच वाले, अच्छा बीच का रेजिस्टेंस है, ओके, बीच वाला तो रहेगा, बीच वाले में कोई कम बत्ती नहीं है, वो तो रहेगा। ठीक है, 3 ओम। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये लेंथ L है और 5 सेंटीमीटर दी हुई है, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, और ये ऐसे यहाँ से V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास ईएमएफ का यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? BLV। ठीक है, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो कौन सी ऐसी लेंथ है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है? दिस एंड दिस लेंथ, यानी ये तो तुम्हारा क्या नहीं बनाएंगे, ये वाली फील्ड तो फ्लक्स नहीं बनाएंगी, ये वाली लाइन, यानी सिर्फ ये वाली लाइन है जो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है। और यही किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, ऐसे, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ईएमएफ निकालना क्या है ये तो देखना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द L, अच्छा इसका भी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? स्क्वायर लूप L ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, सबका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। The whole setup is moving towards the right, ठीक है। At some instant a part of L is in uniform magnetic field, ठीक है। If the resistance of L, हर एक लेंथ का दिया हुआ है ना, स्क्वायर लूप L ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ L, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी 1.7 ओम, द करंट इन द लूप एट द इंस्टेंस। तो ठीक है, ईएमएफ दिया हुआ है BLV, तो यहाँ से ईएमएफ निकाल लो, V किसके बराबर हो जाएगा? IR के। करंट क्या हो जाएगा? ये वोल्टेज ईएमएफ तो तुमने निकाल ही ली, ये रेजिस्टेंस और ऐड कर देना, 1 2 और 1 2, तो ऊपर वाला सीरीज में 3, ये वाला सीरीज में 3 और ये वाला सीरीज में 3, तो 3 3 3, 1/3, 3/3 यानी 1, तो ये तो 1 ही हो गया रेजिस्टेंस। हाँ मैम
क्या कह रहे हो? ये आर इक्विवेलेंट ये 1 ओम आ गया और इसके पास खुद का कितना है? ये तुम्हारे पास ऐसे बैटरी बन जाएगी एक, ठीक है, जिसके पास खुद का रेजिस्टेंस 1.7 ओम है। एक यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो V इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा ना। V कहां से निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 1 टेस्ला, लेंथ कितनी दी हुई है 0.5 मल्टीप्लाई V 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज कर लो तो यहाँ से EMF आया और V की वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.7 प्लस 1 यानी 2.7, यहाँ से आई आ जाएगा। बोलो राहुल, समझ आया क्या किया? मैम वहां पे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों नहीं बनाया? नहीं, व्हीटस्टोन इसलिए नहीं बना ना कि व्हीटस्टोन के लिए वो ये वाला पॉइंट्स होते हैं, ये वाला दिस पॉइंट, ये A और B पॉइंट, इनके अक्रॉस अगर पोटेंशियल वो जुड़ा हुआ था रेजिस्टेंस तब हटता है, बट ये बीच वाला नहीं हटता, ठीक है, इसको नहीं हटाते। पढ़ाया था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में इसके अक्रॉस वाला जो जुड़ा होता है उसे हटाते हैं, ये नहीं हटेगा, ये तो सीरीज में लग जाएंगे ना, 3 EMF निकाल सकते हो ना। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हारे पास ये ये वाली वायर्स हैं, देखो ABCD, जिसमें AB वायर और CD वायर तो इस वेलोसिटी के अलोंग हो गई ना, तो इनसे तो EMF जनरेट नहीं होगा, ये तो कट हो जाएंगी, ये तो कैंसिल हो गई, तो सिर्फ किसकी वजह से EMF जनरेट होगा? AC वाली वायर, तो सिर्फ AC वाली वायर की लेंथ 5 सेंटीमीटर और AC वाली वायर का ही रेजिस्टेंस कितना 1.7, तो ये वाला फाइनल सर्किट ऐसे बनेगा, है ना, ये सर्किट ऐसे बन जाएगा कि ये मेरी बैटरी की तरह बिहेव करती है वायर, पढ़ा है ना कि अगर कोई भी वायर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो दिस विल बी एक्ट एज अ EMF बन जाएगी बैटरी, तो EMF ऊपर प्लस साइन नीचे नेगेटिव साइन, मैग्नेटिक फील्ड LV सब दिया हुआ है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो V इक्वल्स टू IR। बताओ ठीक है, इसमें V को EMF लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। राहुल समझ आया? पल्ले पड़ा कुछ? राहुल तो सवाल देके ही गायब हो गया। राहुल मैं यही हूँ। हाँ यहीं पे, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना था इसमें? क्या किया? देखो इसमें AB और CD वायर कोई भी जनरेट नहीं करेंगी, सिर्फ AC करेगी, तो AC की वजह से हमारे पास मूविंग का है ना कि अगर कोई भी वायर मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना EMF जनरेट होता है BLV, तो EMF निकाल लो। फिर ये वाली वायर, ये EMF कितने रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है? R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट निकाल लो, तो एक तो ये तुम्हारा सर्किट का हो गया और एक इसका खुद का रेजिस्टेंस हो गया, तो सारे सीरीज में है, ये सबको सीरीज में लगा देना। और क्या पूछा है, एक ये इसने पूछा है गर्व ने, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस, जिसमें 200 टर्न है, इतना करंट रख रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग B, द अमाउंट ऑफ वर्क टू रोटेट। गर्व ये वाला क्वेश्चन तो बार मैग्नेट, मैम ये क्वेश्चन ग्रुप में है? नहीं ग्रुप में, एक सेकंड भेज दिया, ये भेज दिया ग्रुप में, ओके। तो गर्व ये वाला जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन अपना बार मैग्नेट का है कि अगर किसी भी बार मैग्नेट को, अच्छा एक कॉइल है, ठीक है, अगर कॉइल को भी रखोगे मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा? NIA, और अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक है। इसमें देखो ऐसे करनी, मेरे पास अगर कोई भी एक वायर है जिसमें करंट आई है तो उसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? IA, ठीक है। इस वायर की वजह से, अगर इस वायर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क भी जनरेट करती है, तो कितना टॉर्क जनरेट करती है? MB साइन थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर M की वैल्यू IA है, और दूसरा क्या जनरेट करती है? इस पर कितना पोटेंशियल लगेगा, तो पोटेंशियल किसके, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? -MB cos थीटा। और अगर हमें वर्क डन पूछा गया है कि इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल कर दो। U फाइनल जो तुम्हारे पास वैल्यू है कितना? -MB cos थीटा 2
प्लस हो जाएगा ये एम बी कॉस थीटा 1। एम कितना है इनिशियली, क्या दिया है एंगल, दोबारा देखने को एक बार। रिक्वायर्ड टू रोटेट द कॉइल थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन। इनिशियल कहाँ है, इनिशियली डायरेक्टेड अलोंग। ठीक है, तो मतलब पहले 0 डिग्री पे था, फाइनली तुमने 90 डिग्री पे रख दिया, तो 90 डिग्री पे तो ये 0 हो जाएगा कॉस थीटा 2। तो ये सिर्फ एम बी कॉस थीटा 1 इतना ही आएगा। ठीक है, एम की वैल्यू आई ए हो जाएगी, एन आई ए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से भी मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको एन आई ए बी कॉस थीटा 1, यानी इनिशियली तुम्हारे इस कॉइल में जो करंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। बात समझ में आई, कॉस थीटा 0 है तो एन आई ए बी, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, वैल्यू रख लेना, यू विल गेट योर वर्क डन। बार मैग्नेट का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हम बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एज इट इज सेम है जैसा डाइपोल मोमेंट। हाँ वो कॉइल से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, सेम रखना है बस। वहां पे बार मैग्नेट में एम की वैल्यू चेंज हो जाती है, एम किससे, एम एल से, और अगर हमारे पास कॉइल है तो मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए हो जाता है, बस ये फर्क आता है। ठीक है, ओके मैम। और सिमरन जो तुमने ये वाला क्वेश्चन भेजा था ना बेटा, ये कंडक्टिंग वायर वाला जो ये क्वेश्चन, इसको रहने दो, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ओके मत मैम। करो इस। हाँ, डुएबल नहीं है ये, इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर इसे मैं सॉल्व करने बैठूंगी तो मेरे को बहुत समय चाहिए इसमें। और धनंजय ने भेजा है एक क्वेश्चन, अच्छा ये तो पहले भेज चुका है। Anyone else? और देख लो किसी का अगर कोई क्वेश्चन बचा हो तो, छोटा मोटा कर लेते हैं बैठ के। भेजा है किसी ने? मैम ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? किसकी? पोल स्ट्रेंथ? यस मैम। इसे निकालो ना, m इक्वल्स टू एम एल से। m इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो m क्या हो जाएगा, एन आई ए अपॉन एल इक्वल्स टू m। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ होंगे ही नहीं, ये तो ये नंबर्स हैं, आई एल, ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आई एल हो जाएगा, m तो एम्पियर मीटर हो गई, एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर हो जाएगी भाई। और
राहुल ने भेजे हैं क्वेश्चन। संदीप ने भी भेजा है क्वेश्चन। संदीप ने क्या भेजा? दो आइडियल बैटरीज हैं जिसका EMF V1 एंड V2 है and three resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure. The current in the resistance R2 would be 0. R2 के क्रॉस करंट कब 0 होगा? इफ जब R2 से कोई करंट ही पास नहीं कर रहा। अगर यहाँ से वोल्ट V आएगा, V यहाँ से ऐसे लीनियरली चला जाएगा और V2 से ग्रुप में भेजते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन भेजा है, संदीप ने भेजा, पूछा है। और राहुल जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें तो सीधा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, शायद 1/2 पाई अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट C। ठीक है, फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला चेक कर लो, ये तो सीधा फॉर्मूला से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? the effective current I in the given circuit at very high frequency। तो देखो जब अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो कौन अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने देगा? किसका इंपेडेंस ज्यादा हो जाएगा? XL इक्वल्स टू ओमेगा। अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो गया तो XL क्या करेगा? अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देगा। तो जिस ब्रांच से इंपेडेंस लगा हुआ है उस ब्रांच से वो करंट नहीं जाने देगा। ठीक है, तो सर्किट को उस हिसाब से कर लेना, सर्किट को उस हिसाब से बना लेना कि जहां एक्सेल है वहां से करंट नहीं जाने देगा। 0 ऊपर वाली ब्रांच नहीं जाने देगा, इसे जाएगा ओपन सर्किट की तरह वो करेगा, क्लोज की तरह, करंट नहीं जाने देगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, देखो आर्यन ने तो आंसर भी बता दिया। राहुल तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आया? एक सेकंड, मेरे को और स्क्रीन वो ऐड एक मिनट रुको, स्लाइड ऐड करने दो। बस ये दो क्वेश्चंस हैं जो अभी इन्होंने भेजे हैं राहुल, और इनके यही सॉल्व हो पाएंगे। देखो राहुल, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फिर आते हैं संदीप के क्वेश्चन पे। 8 कहाँ से लाया है इतना बड़ा सवाल? मैं तुमसे ही पूछ रही मैम वो PY की शीट से। सही है। कौन से ईयर का है ये? अच्छा है वैसे। अच्छा है। ठीक है, देखो ये सवाल है भाई इसका। आठ 0.5 1 20 मैम ये 22 का है।
ठीक है। 2022 0.8 4 4 0.8 0.5 50 8 गुलाम और ये 2 ओम। ठीक है, देखो बेटा ये कह रहा है कि आई बताओ एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें पता है ना क्या होता है, एक्सएल और एक्सी को देखना पड़ेगा। एक्सएल ओमेगा एल के बराबर है और एक्सी 1 बाय ओमेगा। हाँ, मतलब ओमेगा बहुत, यानी एक्सएल का इम्पिडेंस वेरी हाई और एक्सी का इम्पिडेंस, बंद रखो अपना, एक्सी का इम्पिडेंस इज वेरी स्मॉल। तो यानी इंडक्टर तो जाने नहीं देगा और एक्सी का रेजिस्टेंस इतना छोटा हो जाएगा कि वो कोई ज्यादा क्रिएट ही नहीं करेगा इम्पिडेंस, है ना। तो यानी जहां जहां इंडक्टर रखे हैं उन ब्रांच को तो रिमूव कर दो और जहां जहां कैपेसिटर है वो ब्रांच कैसी हो जाएंगी, आराम से करंट फ्लो हो जाएगा उन वाली ब्रांचेस में। ठीक है, तो यानी इनका जो कैपेसिटर की वजह से जो रिएक्टेंस आएगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो ना। यस ये मैम। सर्किट ऐसे बन जाएगा, देखो इस सर्किट को ऐसे बना दो। चार 4 1 8, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 और ये 4 और 4 पैरेलल में हो गए 2। देखो कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला में, ऊपर इंडक्टर है, इंडक्टर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो इंडक्टर वाली ब्रांच को तो हम हटा ही देंगे, है ना, ऊपर वाला नहीं काउंट करेंगे। देखो ऐसे ये सर्किट ऐसे बन जाएगा ना राहुल, देखो ऐसे, ये 1 ओम, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 ओम। क्लियर है। क्या किया मैंने भाई, जहां इंडक्टर है वो तो करंट जाने नहीं देगा, तो यानी उन ब्रांचेस को तो क्या कर दो, उन ब्रांचेस को तो भूल जाओ। करेक्ट। तो देखो ऊपर वाली जो 2 ब्रांचेस थी, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पर क्या कर दिया, वहां पर आराम से करंट जाएगा, बट उनका इंपिडेंस इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको आर इक्विवेलेंट निकालने में नहीं काउंट करेंगे, तो सिर्फ रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इसका बताओ, आर सीरीज पैरेलल 1, इन दोनों का क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हटा के 1 लगा सकते हो, 4 और 4 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 2 2 4 और 1 5, आई थिंक 5 इसका आंसर बनेगा। मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए, चेक कर ले। मैम आर 5 आ गया, फिर मैम जेड आर 5 आई निकाल लेंगे। कर लेना। तो ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसीज पे कौन किसकी तरह बिहेव करता है। तो इंडक्टर करंट जाने नहीं देगा और कैपेसिटर का बहुत स्मॉल हो जाएगा तो आराम से जा सकता है। तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वायर की। हाँ, वायर मतलब शॉर्ट सर्किट, है ना। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और इंडक्टर किसकी तरह कर रहा है, ओपन सर्किट, जाने नहीं दे रहा करंट, एट हाई फ्रीक्वेंसी। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है, सुमित वाला देख लेते हैं, संदीप वाला तो आई थिंक आर्यन ने बता भी दिया है। आर्यन क्या किया है तुमने इसके क्वेश्चन में, बताओ जरा। मैम मैंने जो ब्रांच है मैम जहाँ पे R2 है मैम, वहाँ पे करंट को 0 रख दिया मैम, उससे रिलेशन बन गया V1 और V2 में, तो मैम उससे सॉल्व करके बता दिया।
आपने R2 रिमूव कर दिया, अगर R2 में करंट जा ही नहीं रहा तो आपने R2 हटा दिया। हाँ मैम R2 रिमूव नहीं किया मैम। हाँ तो मैम अगर V1 से जो करंट जाएगा मैम और जो V2 से जाएगा मैम वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो यस मैम, इक्वल तो एंड मैम अपोजिट तब होगा ना वो। हाँ यस मैम, तो मैम करंट को इक्वल कर दिया तो मैम करंट की वैल्यू आ रही थी मैम V1 बाय I1 R1 प्लस R2, और जो दूसरे वाले की थी मैम उसको इक्वेट कर दिया तो मैम उससे रिलेशन बन गया। ठीक। हाँ ये तो है ही। देखो ये कुछ सर्किट इस तरीके से दिया हुआ है, ये R1 ये R2 और मेरे पास ये V1। ठीक है, जो देखो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने सारे कराए हैं। जैसे अभी सिमरन का एक दो क्वेश्चन था जो नहीं थे मेंस लेवल के, वो उनमें टाइम लगेगा तो वो उन्हें रहने दो। पहले अपने ये बेसिक जो क्वेश्चन है ना ये इस टाइप के, पहले ये क्लियर करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड कम दो लगता है ये भी। ये मेरा V2 दिया हुआ है। अब ये बेटा कह रहा है कि अगर मेरे को सर्किट में R2 के अक्रॉस करंट जीरो है, R2 के अक्रॉस I अगर जीरो है तो कैसे हो सकता है। देखो अगर V1 से करंट चला सपोज I1, ठीक है, ये करंट यहां से घूम के ऐसे गया और वापस ये अपनी ब्रांच में चला जाएगा, क्योंकि मुझे तो KCL भी कराना है, जितना आया है उतना वापस भी जाना चाहिए। V2 से करंट चला ऐसे I2, ऐसे I2, और ये इस डायरेक्शन में आएगा I2। तो यहां से एक इक्वेशन तो क्या बन गई, I1 करंट इस तरीके से आ रहा है और I2 ऐसे आ रहा है। अगर I1 किसी तरीके से I1 किसके बराबर हो जाए, I2 के बराबर हो जाए, तो भी R2 में नेट करंट कितना आ जाएगा, जीरो। तो I1 आप आराम से निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू I1 R1। I1 किसके बराबर आया, V1 अपॉन R1। ऐसे ही I2 किसके बराबर आ जाएगा, V2 तो अपॉन, R1 प्लस R2 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी R2 भी है ना, ठीक है, हाँ राइट R1 भी तो है, R1 प्लस R2। सिमिलरली V2 भी किसके बराबर होगा, R3 प्लस R2 के। यहां से I1 और I2 को बराबर कर दो, यहां से V किसके बराबर आ गया, ये R3 है, ठीक है, इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू R3 प्लस R2। तो करंट अगर बराबर करना है तो अब बताओ ये कैसे बराबर हो सकता है, या फिर R3 किसके बराबर हो भाई, R3 को R1 के बराबर होना पड़ेगा, करेक्ट। R3 को R1 के बराबर होना पड़ेगा और V1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, V2 के। यहां से तो ये कंडीशन आ रही है, और तो इसका मतलब A तो ठीक है ना, A तो सही है, R3 R1 के बराबर, V1 V2 के बराबर। और अगर तीनों बराबर भी हो जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है संदीप, हाँ भाई R1 R2 R3 मान लो R के बराबर है तो ये 2R हो गया, यहाँ से भी V अपॉन 2R हो जाएगा, तो आ गया ना करंट बराबर। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड बना के देख लो क्या सेकंड के साथ हो रहा है, इस इक्वेशन में रख लो। V1 इक्वल्स टू V2 है, यानी V अपॉन R1 किसके बराबर है, 2R2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 की जगह 2R2 प्लस R2। V2 V है, R3 को R3 ही रखते हैं, नहीं R2 को R2 रहने दो। R3 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2R2 के। ये लो 2R2, क्या यहाँ से ये इक्वेशन बराबर आई, 3R2 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 3R2, यानी यहाँ पर भी मेरे करंट बराबर हो रहे हैं, है ना। तो यानी B भी, A भी ठीक है और B भी ठीक है। C को चेक कर लो, क्या C के चेक करने, C को चेक करो एक बारी, करो C को चेक, आर्यन और संदीप C चेक करो, क्या C पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। V1 नो मैम। इक्वल्स टू, V1 जो है ट्वाइस ऑफ V2 है, 2V2 इक्वल्स टू V2, 2R1 इक्वल्स टू 2R2 इक्वल्स टू R3। तो R1 तो यहाँ पे देखो R2 के ही बराबर है, तो R1 प्लस R1 लिख सकते हैं। V2 में क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 किसके बराबर हो जाएगा, R3 मुझे चाहिए, 2R2 इक्वल्स टू R3। तो यहाँ पे मेरे को 2R2 लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, 2R1 इक्वल्स टू 2R2।
तो यानी 2 से 2 कट गया, R1 R2 के बराबर है, ये लो, ठीक है। तो ये आया 2v2 अपॉन R2 इक्वल्स टू V2 अपॉन 3R2। तो यानी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सी के साथ नहीं हो रही है, डी के साथ चेक कर लेना कि डी के साथ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो बस ये करना था यहाँ पे तुम्हें, सेट एक साथ रख के देखनी थी वैल्यूज। संदीप समझ में आ गया? इजी था ये भी। और ठीक है, सबके डाउट रिजॉल्व हो गए, और किसी का डाउट? आई होप ठीक है, हो गए डाउट्स। चले फिर करें क्लास क्लोज्ड। अगर किसी का है तो और पूछ लो आप लोग। आई थिंक किसी का भी नहीं रहा है ना अब तो। एक बार संदीप का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार धनंजय वाला क्वेश्चन इसका रह गया था, एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार ग्रुप पे भेजती हूँ तुम्हारा, है ना क्वेश्चन। बेटा एक बार ये वाला क्वेश्चन और चेक करना, देखो ग्रुप पे भेजा है फिलहाल। मैम ग्रुप पे भेज दिया था पहले। कोई नहीं, एक बार और भेज देंगे तो क्या होगा। एक बार देखते हैं क्या बिना एलसी ऑसिलेशन के एक बार कर पाएंगे। ट्राई कर लेते हैं ना, चलो बिना एलसी ऑसिलेशन के हो पाएगा क्या। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है 300 माइक्रोफेराड का, ठीक है। लेट्स गिव इट इज अ ट्राई। मेरे पास दो स्विच हैं और यहाँ बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू 5.3 हेनरी है। एक और स्विच है S2 S1 और ये 1200 माइक्रोफेराड लगा हुआ है। क्या कह रहा है, 300 माइक्रोफेराड वाला पहले 16 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है, यानी इसके पास कुछ 16 वोल्ट आ गया, चार्ज है, पोटेंशियल है। 1200 कैपेसिटर के पास कुछ नहीं है, वो अनचार्ज बैठा हुआ है। एंड द स्विच आर बोथ ओपन, दोनों स्विच ओपन है, ठीक है। What is the maximum voltage to which you can charge the 1200 microfarad capacitor by proper closing and opening of the two switches? Proper close and open. अगर मैं दोनों स्विच क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, अगर हमने दोनों स्विच क्लोज कर दिए तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, ठीक है। देखो अगर इसके पास एनर्जी स्टोर हुई हाफ CV², ठीक है, तो यानी सबसे पहले ये चार्ज होगा, ये कितने से चार्ज होगा, हाफ LI² से, यही होगा ना, एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहती है इनमें। तो अगर कैपेसिटर के पास हाफ CV² एनर्जी थी तो इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ LI²। फिर से ये हाफ LI² यहाँ पर किसके बराबर होगा, हाफ CV' के, बात समझ में आई, हाफ CV' के। तो ये करना है, अगर ये हाफ, इसका कैपेसिटेंस 300 माइक्रोफेराड है और ये 16 है, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी इसको हाफ C'(V'² के बराबर रख देना। तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी आए उसके बराबर, तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, V' निकाल सकते हो आराम से। तो ये तो तुम्हारा केस बनेगा अगर हम स्विच कर को क्लोज कर देते हैं तो, एनर्जी कंजर्वेशन करके। एंड ओपनिंग ऑफ द टू स्विचेस का क्या मतलब है, अगर स्विच ओपन रहेंगे तो, अगर स्विच ओपन रहेंगे तो चार्ज ही नहीं होगा, ये कैसे चार्ज होगा।
ओपन ओपन स्विच से क्या मतलब है? क्लोज्ड स्विच से तो ऐसा हो जाएगा धनंजय, ठीक है। अगर दोनों स्विच को क्लोज कर दोगे तो ये इस तरीके से चार्ज होगा, बाय प्रॉपर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द टू स्विचेस। अगर ओपन रखोगे तो चार्ज ही नहीं होगा, अगर दोनों स्विच ओपन है तो नो चार्जिंग, अगर दोनों स्विच को ओपन रखोगे तो कोई चार्जिंग प्लेस नहीं होगी, ठीक है। ठीक है देना एवरीवन। बिल्कुल दिवाली पे ऑफ मिल जाएगा तुम्हें कुछ दिनों का, 1-2 दिन का तो मिल ही जाएगा।